साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर सियासी गलियारे से आपको बताएंगे। रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में इफ्तार पार्टी ने सियासी रंग ले लिया है और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सभी को इफ्तार पार्टी पर आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि आज शाम सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी रखी है। सभी राजनीतिक दलों को न्योता भी दिया गया, लेकिन इसी बीच मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इफ्तार पार्टी का विरोध कर दिया है। इमारती शरिया ने लेटर जारी कर बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। लेटर में वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन का जिक्र है। लेटर में यह लिखा गया कि जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहा है और इसीलिए प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में नहीं जाने का फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस रमजान के पाक महीने में हर वर्ष इफ्तार पार्टी रखी जाती है और इस बार भी इसी तरीके से इफ्तार पार्टी रखी गई है, लेकिन इस पार्टी का विरोध अलग अलग मुस्लिम संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। वक्फ बिल पर जेडीयू के रुख से नाराजगी है। इफ्तार पार्टी पर सियासत पार हो रही है। विपक्ष की तरफ से भी इस पार्टी को लेकर अपने बयान दिए गए हैं। लेटर में यह लिखा गया है कि जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहा है और इसीलिए प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में नहीं जाने का निर्णय लिया है। और इधर मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बायकॉट करने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने मुस्लिम संगठनों के रुख की निंदा की है, तो वहीं मंत्री जमा खान ने मिल बैठकर समाधान निकालने की बात कही, जबकि आरजेडी ने सीएम नीतीश पर ही तंज कसा है। धर्म वही है जो सबको जोड़े। धर्म में राजनीति की जगह नहीं होती है और राजनीति और स्वार्थ जिस धर्म में आ जाए फिर वो धर्म नहीं रह जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वधर्म समभाव के भाव से काम करते हैं और लोग इसमें राजनीति करे, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इफ्तार पार्टी में हम सब लोग चलें, उसके बाद बैठकर नेता नीतीश कुमार से और लोगों से बैठकर बात करेंगे और जरूर ये बात नेता हमारा ख्याल रखेंगे कि हमारे आस्था का मामला है, हमारे जो भी वक्फ का मामला हो या इदारा का मामला हो, नेता नीतीश कुमार जी हम साथ खड़े रहेंगे, मुझे विश्वास है। मुसलमानों के धार्मिक संगठनों के नेताओं से अपील है कि वे एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले राजद की कारगुजारियों से दूर रहें। उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है, जबकि सीएम नीतीश कुमार एनडीए के सबका साथ और सबका विकास के संकल्प के साथ बिहार का विकास और आपसी सद्भाव के साथ चल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके चिपक गए सत्ता के खातिर, और भारतीय जनता पार्टी जो हर रोज समाज को बांटने की कोशिश करती है और समाज को बांट रही है, और आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके विधायक बोलते हैं, समाज को गाली देते हैं, आप चुप रहते हैं, मौनी बाबा बने हुए हैं। तो सर चिंता मत करिए, अभी तो कुछ लोगों ने आपका बॉयकॉट किया है, जनता दल यू का बॉयकॉट किया है। 2025 में बिहार की 14 करोड़ जनता एनडीए और आपको बॉयकॉट करनी जा रही है। और इधर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से भी इफ्तार पार्टी को लेकर बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार कौन सी पार्टी रख रहे हैं, इससे मुझे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछले 20 साल में बिहार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नर्क से स्वर्ग में बदल दिया। 20 साल पहले बिहार में कुछ भी नहीं था। हमको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। जिसको रखना है रखे, तेजस्वी के तरह मन हो टिक्का मिटावे, टोपी पहने, जिसको मन हो तो करे। नीतीश कुमार ने तस्वीर बदल दी। जो 2005 के पहले घर से नहीं निकलते थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, आज के बच्चे जो 30 साल के हैं वो नहीं उनको मालूम होगा, क्योंकि वो 20 साल पहले 10 वर्ष के होंगे। नीतीश कुमार ने नर्क से स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया। और इधर राजधानी पटना में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लोहिया पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम दिग्गज नेता की उपस्थिति नजर आई, चाहे वो बिहार के डिप्टी सीएम हो
या फिर बिहार के मुख्यमंत्री, सभी वहां पर पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीरें हम आपको लोहिया पार्क के दिखा रहे हैं, जहां आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की इस जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने पोस्ट किया है। उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर नमन। एक दूरदर्शी नेता, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के प्रतीक, उन्होंने अपना जीवन वंचितों को सशक्त बनाने और एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। अपने पोस्ट के साथ पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। राम मनोहर लोहिया पिछली शताब्दी के महान विचारक, जिनके चिंतन का प्रभाव आज के हिंदुस्तान की राजनीति पर कहीं न कहीं नजर आता है। 1942 हिंद छोड़ो ये आंदोलन अपनी तीव्रता पर पहुंचा और ऐसे समय उस आंदोलन की बागडोर संभाली थी। राम मनोहर लोहिया देश को बचाने के लिए जेलों में भी सत्याग्रह करके पहुंचते रहे और उस कालखंड की युवा पीढ़ी के मन में वो प्रेरणा का स्रोत बन गए। और आज शहीद आजम भगत सिंह की शहीद दिवस को लेकर पूरी तैयारी रखी गई थी और इसके मद्देनजर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हुआ, जिन्होंने आज उन्हें याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। करगिल चौक की ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस मौके पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। गांधी मैदान के पास करगिल चौक पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शहीद आजम को श्रद्धांजलि दी और देश की आजादी में उनके बलिदान को आज याद किया गया। हमें याद करने की ज़रूरत है। ये ऐसे मौके होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कितने सेनानियों ने अपने प्राण निछावर किए हमारी आज़ादी के लिए। और आज़ादी का मतलब केवल विदेशी शासकों से मुक्ति नहीं है, बल्कि अपने आप को पहचानना भी है कि हम क्या हैं, हमारी विरासत क्या है और उस गौरवशाली विरासत को दोबारा उससे भी ज़्यादा और गौरवशाली बनाने के लिए हम काम करेंगे, हमारा दायित्व है। और इधर बिहार पुलिस ने बिहार में अपराधी और साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब अपराधियों की भाषा में ही उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया। यानी कि गोली के बदले गोली चलाई जा रही है और अपराधियों का एनकाउंटर वाला इलाज शुरू हो गया है। पिछले 36 घंटे में 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पटना से लेकर अररिया तक ये एनकाउंटर करते हुए कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने न केवल ढेर किया, बल्कि उन्हें कानून के शिकंजे पर भी कसा है। पुलिस की कार्रवाई से जहां अपराधियों में खौफ व्याप्त है, वहीं पुलिस की ये कार्रवाई साल 2005 के दौर को याद कराती नजर आ रही है, जब अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस इसी तरीके से एक्शन मोड में रहा करती थी। बिहार में अब अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाने लगा है और जवाब दे रही है बिहार पुलिस मुख्यालय, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आदेश यहीं से जारी हुआ और अब बिहार पुलिस गोली का जवाब गोली से दे रही है। 21 मार्च को पिछले 36 घंटे की अगर बात कर लें
तो एनकाउंटर की 4 घटनाएं सामने आई है। 21 मार्च को पटना के मनेर थाना क्षेत्र में दानापुर के दही गोप हत्याकांड के आरोपी सोनू को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन मनेर थाना क्षेत्र में पुलिस को देखते ही सोनू ने फायरिंग कर दी और इसके बाद सोनू को भी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर किया। उसके पैर में गोली लगी और फिलहाल उसको अरेस्ट कर उसका इलाज पीएमसीएच में कराया जा रहा है। चुनमुन झा जो दानापुर और पूर्णिया तनिष्क शोरूम कांड का आरोपी रहा है, अररिया में उसका एनकाउंटर किया गया और ये बात सबको पता है। हाजीपुर में भी विद्युपुर थाना क्षेत्र में जो हाजीपुर पुलिस है और बिहार एसटीएफ की टीम ने 2 अपराधियों को पकड़ने के क्रम में जब उन पर फायरिंग की गई तो जवाबी फायरिंग में उन दोनों अपराधियों को गोली लगी पुलिस की और उसके बाद उन दोनों को अरेस्ट किया गया। हालांकि इस दौरान 2 आरोपी जो थे अपराधी वो भागने में फरार रहे। एक और घटना शनिवार की देर रात हुई जब पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो जटहा कुख्यात अपराधी रहा है उसके भाई को अरेस्ट किया है। नौबतपुर थाना क्षेत्र में जो पिपलावा का शेखपुरा गांव है वहां पर इनकाउंटर हुआ और 2 लाख का इनामी अपराधी भरत शर्मा और उसके 2 गुर्गों को पुलिस ने 3 घंटे तक की फायरिंग के बाद अरेस्ट कर लिया। दोनों ओर से करीब 8 से 10 राउंड गोली चलने की खबर है कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से 36 घंटे के अंदर बिहार में 4 एनकाउंटर हुए हैं, वैसे में अब अपराधियों में खौफ पैदा होना लाजमी है और बिहार पुलिस निश्चित तौर पर अगर इसी तरीके से काम करती रही तो लोगों को 2005 का वो दौर याद आ रहा है जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए एनकाउंटर का दौर चला था और क्राइम कंट्रोल भी हुआ था। तो इस तरीके से अगर पुलिस एक्शन में आती है तो निश्चित तौर पर बिहार में कानून व्यवस्था सुधरेगी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में हाल के दिनों में एनकाउंटर की 1-2 नहीं बल्कि एक लंबी सूची है। साल 2024 में विनय कुमार के डीजीपी बनने के बाद से लगातार 1-2 नहीं बल्कि 10-10 एनकाउंटर हुए हैं। कहां पर कौन से एनकाउंटर हुए उसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों की तरफ से एक बार फिर से ये एक्शन शुरू हो गया है। 4 जनवरी 2025 को ख्यात सुशील मोची मारा गया था। इसके अलावा 6 जनवरी 2025 के दिन पटना में पुलिस से मुठभेड़ में 2 अपराधी ढेर हो गए थे। पटना में एनकाउंटर हुआ और 4 अपराधी गिरफ्तार हुए। 12 फरवरी 2025 की वो तारीख थी और 9 मार्च 2025 भोजपुर में एनकाउंटर। 9 मार्च 2025 को ख्यात छोटू मिश्र और विपुल तिवारी का एनकाउंटर हुआ और वहीं पटना के मनेर में भी 21 मार्च 2025 के दिन ही एनकाउंटर किया गया। दही गोप हत्याकांड का आरोपी सोनू भी जख्मी बताया जा रहा है। तो बिहार में एनकाउंटर की ये लंबी सूची है। 22 मार्च 2025 अररिया में एनकाउंटर किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताएंगे, जहां अपराधियों पर लगातार पुलिस कर्मियों की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी बीच जानकारी है कि कई अपराधियों के घर पर कुर्की की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां कई अपराधियों के घर कुर्की हुई और आई भी पुलिस का बुलडोजर चला है। फरार अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। सरेंडर नहीं करने पर पुलिस का यह एक्शन देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां अपराधियों पर बुलडोजर वाला एक्शन भी देखा गया। हाँ, वरीय पदाधिकारी महोदय एवं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जी आज औराई थाना अंतर्गत विभिन्न जगहों पर कुर्की कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त कुर्की कटर से आत्मसमर्पण किया। 3 जगह कुर्की कार्रवाई की गई जेसीबी के साथ और कुछ मृत पाए गए जो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र दिए हुए हैं। और पटना में एशिया अस्पताल में डॉक्टर की मर्डर के बाद से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और इसी जांच पड़ताल के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी अब लगातार एक्शन मोड में हैं। एक एक करके पुलिस के हाथ अब तक खाली बताए जा रहे हैं, लेकिन आपसी रंजिश, रंगदारी या जमीन विवाद, इस तीनों ही अलग अलग एंगल से पुलिस लगातार जांच कर रही है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की हत्या के बाद पुलिस के आने से पहले ही खून के धब्बों को साफ कर दिया गया और घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। तो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाइक पर बैठे यही वो 2 अपराधी हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए।
और ये डॉक्टर की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी जिनकी हत्या हुई है, जिनका मर्डर हुआ है। और ये अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसी कमरे की तस्वीर है जहां गोली चलाई गई और ये लाल घेरे में आपको गोली की वजह से जो जगह जगह पर निशान आए हैं वो निशान भी नजर आ रहे होंगे। 2 बजे से ड्यूटी था मेरा, हम 2:30 बजे के करीब आए हैं सर। एक पेशेंट का एडमिशन करना था, नया पेशेंट आया था तो हम एडमिशन किए हैं, तो करीब 3 बज गया होगा सर। 3 सवा 3 हो रहा होगा, तब ऊपर से लोग सब जो मीटिंग में थे लोग धड़फड़ाला आए कि मैडम गिर गई, मैडम गिर गई। तो हम एडमिशन कर रहे थे, एडमिशन मैंने करके अब थोड़ी देर बाद गए, जब तक मैडम के टांग टूंग के लोग मैंने नीचे लेके आ रहे थे, आईसीयू में लेके गए। आईसीयू से लेके जब वहाँ एक्सरे हुआ तो पता चला कि गन शॉट है। ठीक है, गन शॉट है तो आवाज किसी की नहीं सर, अब कखनी घटना हुआ, क्या घटना हुआ वो उसके लिए तो हम तो नहीं पता। और इसी बीच इस पूरी घटना को लेकर सियासी गलियारों में भी चर्चाएं चरम पर हो रही हैं। मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से भी बयान दिया गया है। उनका कहना है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, बल्कि ये कोई पुराना मामला बताया जा रहा है। अगर इस तरह की घटना हुई है तो इस पूरे मामले की तहकीकात पुलिस की तरफ से युद्ध स्तर पर की जा रही है। जल्द ही इस पूरे मामले का उद्भेदन होगा, खुलासा होगा। मतलब डॉक्टरपुर हुआ है एक घटना, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है और हम समझते हैं कि कार्रवाई होगी और जो क्रिमिनल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। घटनाएं तो होती है, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये सब घटनाएं जो है ये आपसी रंजिश, जमीन विवाद, पारिवारिक कलह, ये सब का मामला रहता है और कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है कि कोई बैठ करके यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है और उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जो पहले हुआ करता। घटना हुई है, हम ये नहीं कहते हैं घटनाएं नहीं हुई, लेकिन उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेताओं का आगमन बिहार में हो रहा है। और इसी बीच खबर हमने आपको पहले ही बताई थी कि 30 मार्च को अमित शाह यानी कि गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं और गोपालगंज से वो हुंकार भरेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज गोपालगंज पहुंचे हुए हैं। उन्होंने थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के दीर्घायु होने के साथ साथ देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की है। नित्यानंद राय ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनवाया गया, जबकि बिहार में माता जानकी का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। चुनाव के शंखनाद करने नहीं आ रहे हैं, हमेशा आते रहते हैं। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय गृह मंत्री जी हो, माननीय रक्षा मंत्री जी हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, पूरे देश भर में उनका दौरा होता रहता है। और चुनाव में तो अभी समय है, यहाँ आए हैं और पार्टी यहाँ कार्यक्रम बनाई है तो आ रहे हैं। अब आपको राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल लिए चलते हैं, जहां मेंटर टीम की तरफ से जब अस्पताल का निरीक्षण किया गया तो टीम वहां की व्यवस्थाओं को देखकर बिल्कुल दंग और हैरान रह गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ रखी गई थी, साफ सफाई का खास ख्याल, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हाउसकीपिंग तक सब कुछ व्यवस्थित था। मरीजों के लिए ओपीडी से लेकर जांच तक की व्यवस्थाएं बेहतरीन मिली। आयुष्मान भारत योजना की व्यवस्था देखकर टीम ने सराहना करते हुए कहा कि सदर अस्पताल से रिम्स बहुत कुछ सीख सकता है। रांची के सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने कहा कि रांची सदर अस्पताल का अगर रिम्स के साथ कोलैबोरेशन होगा तो यहाँ के डॉक्टर को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ के डॉक्टर भी रिम्स में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ले सकेंगे। मैंने प्रांगण में आके मैं इतना अच्छा लगा, जो कार्य यहाँ के सिविल सर्जन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब और लोगों ने जो, और डॉक्टर्स का टीम मिल के इन्होंने जितना खूबसूरत काम किया है, मैंने बहुत अच्छा लगा। हर डिपार्टमेंट में, और फिर आयुष्मान भारत उसमें एक 4 चांद लगा दी इन्होंने, और उसमें डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। सदर हॉस्पिटल एक मेडिकल कॉलेज की तरह काम कर रहा है। ये तो हमें भी खुद सीखने, हम आए थे ऐसे मेंटोरशिप प्रोग्राम ऐसा है कि हमें एमजीएम और सदर को देखने के लिए भेजा गया था कि बड़े भाई की तरह देख के आइए, उनको बताइए प्रेम से कि कैसे करना है। ऐसे कोई बड़ा इंस्पेक्शन टीम इस तरह का ऐसे कोई बात नहीं थी, प्रेम से ही। पर उससे लगा कि भाई छोटे भाई जिसको कहा जा रहा है वो भी बड़े भाई से भी ये है। मैंने वो मेंटर हैं हमारे, मेंटरिंग के लिए कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो हम लोग को निर्देश दिए हैं, उसका हम लोग पालन करेंगे। और रिम्स और सदर में काफ़ी अच्छा
हम लोग कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमारे कुछ सर्जन अभी बोल भी रहे थे कि हम लोग रिम्स में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ऐसा शॉर्ट कोर्स ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग देने में सर मैडम लोग का हम लोग का काफ़ी रहेगा। इसके अलावा वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर भी चलते हैं। अभी भी हम लोग वहाँ पर ईमॉक ट्रेनिंग के लिए 4.5 महीने के लिए भेज रहे हैं डॉक्टर्स को। एलसास ट्रेनिंग जो एनेस्थीसिया के लिए होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, उसके लिए भी वहाँ हम लोग रिम्स भेज रहे हैं। और इसी बीच गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां स्कूल की जर्जर छत गिर गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गिरिडीह से, जहां स्कूल की जर्जर छत गिरने के बाद 2 मजदूरों की दबने से मौत हो गई। बिल्डिंग तोड़ने के समय ये छत धंस गई और एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गिरिडीह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, स्कूल की जर्जर छत कैसे गिर गई। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था और इसी दौरान अचानक ही छत गिर गई, जिस हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए हैं और एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 2 मजदूरों की दबने से जान गई है और एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। छत तोड़ के ये लोग टूट के नीचे चला गया। आप लोगों को ऑर्डर कौन दिया था छत तोड़ने के लिए? मास्टर लोग दिया था। कौन मास्टर? मास्टर का नाम तो नहीं जानते, वही 100 आदमी शामिल है। स्कूल का ही मास्टर दिया था ना? स्कूल के मास्टर। तो टूटा कैसे वो? टूट के गिरा कैसे? वो हम पर चलाते मैंने ऐसे अचानक पूरा टूट के गिर गया। कितने लोग दब के मरे? 2 लोग दब के मरे और एक आदमी के पैर में चोट लगा। अच्छा। और अगली खबर आपको सिवान से बताएंगे, जहां आश्रय गृह से 13 लड़कियां भाग गई, जिनमें से प्रशासन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि एक लड़की को ढूंढ लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि आखिर आश्रय गृह से ये लड़कियां भाग क्यों रही हैं। आश्रय गृह की ये तस्वीर है सिवान के भैंसारवाल की। वृहद आश्रय गृह में ऊंची दीवारें हैं। आश्रय गृह को कटीले तारों से घेरा गया है। ऊंची 4 दीवारी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद रात के अंधेरे में आश्रय गृह से 13 लड़कियां फरार हो गयी। 13 किशोरियां यहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भाग गयी। फरार किशोरियों में अधिकांश सिवान, गोपालगंज और सारण की हैं। फरार किशोरियों में अधिकांश ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली डांसर्स के अलावा ऐसी नाबालिग हैं जो शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाई गई थी। 13 लड़कियों के फरार होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सिवान वृद्ध आश्रम से 13 लड़कियां फरार हुई है। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये लड़कियां फरार होने की बात कही जा रही है। जैसे ही यह सूचना प्रशासनिक महकमा को मिला, प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया। लड़कियों के आश्रय गृह से फरार होने के बाद प्रशासन की टीम एक्टिव हो गई है। डीएम ने एसडीएम और एसडीपीओ की टीम में लड़कियों को खोजने के लिए टीम का गठन किया है। डीएम का दावा है कि एक लड़की ढूंढ ली गई है, अन्य फरार लड़की अपने परिजनों के संपर्क में है। जल्द सभी लड़कियां पकड़ी जाएंगी। उसी रात से हम लोग लगातार बच्चियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एक बच्ची मिल भी गई है। 8 बच्चियां अपने परिवार वालों के संपर्क में हैं। परिवार वालों से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि बच्चियां सुरक्षित हैं, उनके संपर्क में। 4 बच्चियां भी जिन फ़ोन नंबर्स पर उनकी बात होती थी उनके संपर्क में हैं। तो टोटल 13 बच्चियों का हम लोग को ट्रेस मिल रहा है, लेकिन एक को हम लोग वापस ला पाए हैं। आश्रय गृह से लड़कियों के फरार होने का ये मामला पहला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कटिहार में ऐसी घटना हुई। नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें सुधार गृह में नशीली दवा पिलाई जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बड़ा सवाल है कि आखिर बाल सुधार गृह और आश्रय गृह से लड़कियां क्यों फरार हो रही हैं? बालिका गृह और आश्रय गृह से क्यों भागने को मजबूर हैं लड़कियां? आश्रय गृह के अंदर ऐसी क्या बात है जिससे अब वहां की लड़कियां मजबूर होकर बाहर निकलना चाहती हैं? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।